थाउजेंड स्प्लेंडेड सन को लिखा है खालिद हुसैनी ने, जो अमेरिका में पेशे से डॉक्टर है। थाउजेंड स्प्लेंडेड सन अफगानिस्तान पर लिखी गई कहानी है। खालिद हुसैनी भी मूलतः अफगानिस्तान से थे। उनकी माता अफगानिस्तान में बतौर प्रोफेसर काम करती थी और उनके पिता डिप्लोमेट थे। 1975 के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ने लगा और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार अमेरिका के षड्यंत्र का शिकार होने लगी, तो अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा को देखते हुए खालिद हुसैनी के माता पिता ने अमेरिका में राजनीतिक शरण ली। खालिद हुसैनी उस वक्त तकरीबन 15 वर्ष के थे। उन्होंने अफगानिस्तान के जीवन और समाज को बहुत करीब से देखा था। थाउजेंड स्प्लेंडेड सन में कहानी का केंद्र दो औरतें हैं, मरियम और लैला। तालिबानी शासन का असली शिकार भी आखिरकार औरतें ही होती हैं। तो कहानी शुरू होती है मरियम नाम की 14 साल की लड़की से, जो अफगानिस्तान में हेरात शहर के बाहर एक गांव में अपनी माँ के साथ मिट्टी के एक घर में रहती है। उसकी माँ एक नाराज और गुस्से से भरी हुई औरत है, जो मरियम को प्यार तो करती है पर जाहिर नहीं करती। अब मरियम को हर वीरवार का इंतज़ार रहता है, क्योंकि यही वो दिन होता है जब उसका पिता जलील खान उससे मिलने के लिए चंद घंटों के लिए आता था। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए ही क्यों? मरियम का सच क्या है? मरियम की माँ जलील खान के आलीशान घर में एक साधारण नौकरानी थी। वो एक साधारण सी दिखने वाली औरत थी। जलील खान की 3 बीवियां थीं और 10 बच्चे थे। बहुपत्नी प्रथा अफगानिस्तान में एक आम बात है। दुर्भाग्य की बात है आज भी। तो मरियम जलील खान और उस साधारण नौकरी के संबंध से जन्मी संतान थी। जब वे नौकरानी गर्भवती हुई तो जलील खान और उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। शहर के बाहर गांव में एक छोटा सा झोंपड़ा और भरण पोषण का सामान उन तक पहुंचा दिया जाता था। जलील खान हर हफ्ते मरियम से मिलने आता था। मरियम अपने पिता से बेइंतहा प्यार और इज्जत करती थी। उसकी माँ उसके इस प्यार और भरोसे को देखकर डरती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मरियम को वो प्यार और इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो जलील खान की बाकी संतानों को मिलती है। वो मरियम को बार बार आगाह करती, लेकिन मरियम के लिए उसके पिता और उनके घर में रहने का सपना ही सब कुछ था। एक और इंसान था जिसे मरियम बहुत प्यार और सम्मान देती थी। वो थे उसे पढ़ाने आने वाले मौलवी साहब। वो उनसे हर बात साझा करती थी और उनसे आग्रह करती है कि वो कॉलेज जाना चाहती है। मौलवी साहब इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उसकी माँ ये कहकर इनकार कर देती है कि वो पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर तो उसे बस घर संभालना है। और फिर एक दिन अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी मरियम हेरात शहर की तरफ निकल पड़ती है। उसने सुना था कि हेरात का सबसे आलीशान घर उसके पिता का था, जो 3 सिनेमा घरों के मालिक थे। हेरात पहुंचकर उसे पिता का घर ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो उस आलीशान घर के सामने खड़ी थी और उसके गेट को खटखटा रही थी। जब अंदर से दरबार ने झांका तो मरियम ने अपना परिचय दिया। दरबार ने उसे गौर से देखा और पहचान लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने बताया कि जलील खान घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है। मरियम सारी रात वहाँ बैठकर इंतज़ार करती रही। फिर अगली सुबह ड्राइवर ने कहा कि वो उसे वापस घर छोड़ आएगा। मरियम को पकड़कर गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन अचानक मरियम ने खुद को छुड़ाया और आलीशान महल की ओर भागी। वो भागकर बगीचे तक आ गई। उसने वहाँ की वैभवता देखी। कमरों की खिड़कियों से महल की अंदरूनी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। और तब उसने किसी को देखा। वो खिड़की पर पर्दे की ओट में खड़ा था। मरियम सन रह गई। उसे लगा जैसे पिघलती बर्फ उसके सीने पर गिर रही है। उसका विश्वासघात हो रहा था। उसने जलील खान को देखा था।
मरियम चुपचाप वापस मुड़ी, गाड़ी में बैठी और घर वापस चली गई। लेकिन घर वापस पहुंचकर उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और अब मरियम बिल्कुल अकेली थी। उसका पिता जलील खान उसे अपने आलीशान महल में ले आता है, लेकिन अब मरियम के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया था। और फिर कुछ दिन बाद 15 साल की मरियम की शादी कर दी जाती है। मरियम की शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर के साथ कर दी जाती है जो काबुल में जूतों का काम करता था। मरियम अपने पति रशीद के साथ काबुल आ जाती है। रशीद उसका अच्छे से ध्यान रखता है। मरियम जब भी बाहर उसके साथ जाती तो उसे बुर्का पहनना पड़ता और वो अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। रशीद रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था। रशीद एक बेटा चाहता था, लेकिन मरियम जब भी गर्भवती होती तो कुछ दिनों बाद उसका गर्भपात हो जाता और इस तरह 14 साल बीत गए। रशीद मरियम को मारता पीटता था और मरियम चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। इसी बीच एक बार जलील खान उससे मिलने आता है, लेकिन मरियम ने अपने घर का दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोला। मरियम के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो तकरीबन 14 वर्ष की थी। यानी जब मरियम रशीद के साथ काबुल आई तो वो लड़की दूधमुही बच्ची थी। लैला के पिता एक स्कूल टीचर थे और वो आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि लैला उच्च शिक्षा प्राप्त करे और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। लैला के पड़ोस में एक लड़का रहता था, तारिक। लैला और तारिक बचपन के दोस्त थे और अब वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अफगानिस्तान के हालात बदल रहे थे। लैला और तारिक एक दिन लैला के पिता के साथ बेबीलोन में बुद्धा की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं देखने भी गए, जिन्हें पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत सर उठा रही थी, जिसका मतलब था तबाही और गुलामी। तारिक बचपन में अपना एक पैर लैंड माइन्स के कारण खो चुका था। लैला के भाई तालिबान की फौज में शहीद हो चुके थे, क्योंकि लैला की मां तालिबान की समर्थक थी। अपने बेटों को खोने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। तारिक का परिवार पाकिस्तान जाने का फैसला लेता है, क्योंकि हर जगह खून खराबा हो रहा था। किसी पर भी गोलियां चल सकती थी, कहीं भी रॉकेट बॉम्ब गिर सकता था। तालिबानी अब सड़कों पर उतर आए थे। तारिक लैला से मिलने आता है। लैला बहुत रोती है और वो तारिक पर नाराज़ होती है और इसी दुख की घड़ी में वो अतरंग हो जाते हैं। तारिक के जाने के कुछ दिन बाद लैला के घर पर रॉकेट गिरता है और जिसमें उसके माँ बाप मारे जाते हैं और लैला बुरी तरह घायल हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मरियम और रशीद के घर में होती है। मरियम उसका ख्याल रखती है और धीरे धीरे लैला ठीक हो जाती है, पर अब वो बिल्कुल अकेली है। फिर एक दिन एक आदमी उनके घर आता है। वो पाकिस्तान से तारिक की खबर लेकर आता है। वो बताता है कि जिस ट्रक में तारिक पाकिस्तान जा रहा था उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया और तारिक ने पाकिस्तान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसने आखिरी लम्हों में लैला को याद किया था और उस आदमी को लैला का पता दिया था। लैला ये सुनने के बाद टूट जाती है और तब रशीद लैला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। लैला प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, क्योंकि लैला जान चुकी होती है कि वो गर्भवती है और वो तारिक की संतान है। और सच को छुपाते हुए वो रशीद से शादी कर लेती है। अब मरियम लैला से नाराज़ रहने लगती है। कुछ महीनों बाद लैला एक बेटी को जन्म देती है। रशीद फिर मायूस हो जाता है, लेकिन लैला के लिए वही जीने का सहारा है, तारिक के पास होने का एहसास है। और फिर कुछ छोटे मोटे झगड़ों के बाद मरियम और लैला अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मरियम लैला को अपने जीवन के बारे में बताती है और लैला उसे अपना सच बता देती है और फिर वो दोनों पाकिस्तान भागने का फैसला लेते हैं। लैला थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करना शुरू करती है और फिर कुछ महीनों बाद
वो अपनी योजना को अंजाम देते हैं। लेकिन वो दोनों औरतें अकेले पाकिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि तालिबानी कानून के मुताबिक औरतें बिना मर्द के सफ़र नहीं कर सकती। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और घर वापस आने पर रशीद उन्हें बहुत मारता है। फिर कुछ अरसे बाद लैला गर्भवती होती है। वे उसकी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाते हैं, जहां बहुत भीड़ होती है, क्योंकि तालिबानी कानून के मुताबिक औरत मर्द के अस्पताल अलग थे और जनाना अस्पतालों में स्टाफ ना के बराबर था। आखिरकार लैला मुश्किल परिस्थितियों में एक पुत्र को जन्म देती है और रशीद बहुत खुश होता है। और फिर एक दिन रशीद की दुकान में आग लग जाती है। कारोबार ठप हो जाता है। वे खाने पीने की चीज़ों के मोहताज हो जाते हैं। मजबूरन लैला को अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में भर्ती कराना पड़ता है, जहां उसे 2 वक्त का खाना और शिक्षा मिलती है। लेकिन ये सब गैर कानूनी तौर पर होता है, क्योंकि तालिबान शासन में लड़कियों की शिक्षा वर्जित होती है। लैला और मरियम बहुत दुखी और मायूस हो जाते हैं। और फिर एक दिन जब वो अनाथ आश्रम से वापस आ रहे होते हैं तो उनके घर के दरवाजे पर तारिक मिलता है। लैला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तारिक बताता है कि वो अब तक पाकिस्तान में था। लैला को समझ आ जाता है कि तारिक की मौत की खबर रशीद ने धोखे से उस तक पहुंचाई ताकि वो शादी के लिए हाँ कह दे। तारिक अपनी बेटी से मिलता है। रशीद को तारिक की वापसी का पता चलता है तो वे लैला को बहुत मारता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन ऐन वक्त पर मरियम उसे बचा लेती है और मरियम के हाथों रशीद का खून हो जाता है। मरियम लैला को समझाती है कि लैला तारिक और बच्चों के साथ पाकिस्तान भाग जाए। लैला उसे भी अपने साथ चलने को कहती है, पर मरियम अब और भागना नहीं चाहती थी। वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। उसे फांसी दे दी जाती है। लैला, तारिक और बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं। वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन लैला को अफगानिस्तान की याद आती है। वो काबुल वापस जाना चाहती है। वो तारिक को अपने दिल की बात बताती है और अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। लैला मरियम के शहर हेरात जाती है। वो उस घर में जाती है जहां मरियम रहती थी। फिर वो उस मौलाना साहब के घर जाती है जो मरियम को पढ़ाते थे। मौलाना के बेटे से मुलाकात करती है। वो उसे एक बक्सा देते हैं जो जलील खान ने आखिरी वक्त में अपनी बेटी मरियम के लिए रखा था। उसमें एक खत होता है जिसमें जलील खान मरियम से माफ़ी मांगता है और उस बक्से में मरियम के लिए वसीयत के तौर पर अच्छी खासी रकम होती है। लैला वो बक्सा लेकर वापस चली जाती है। लैला और तारिक बच्चों को लेकर काबुल आ जाते हैं। वो एक स्कूल खोलते हैं और युद्ध से पीड़ित बच्चों को पनाह देते हैं। उनका फोटो अखबारों में छपता है। अंत में वो एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। लैला फिर से माँ बनने वाली होती है और अगर वो बेटी हुई तो वो जानती है कि वो उसका क्या नाम रखेगी। इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। उपन्यास में हर किरदार की कहानी के साथ बहुत सा दर्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें उस दर्द को सहने की असीम शक्ति भी है। उम्मीद है आपको उपन्यास की प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।